वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, लेकिन स्केड्यूल अभी तक नहीं आया है। मतलब बड़ी हैरत की बात है, हम फ़ोन देखते रहते हैं, स्क्रीन देखते रहते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं आती है। मीटिंग होती है तो मनसूख हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। पता नहीं ऐसी कौन सी डिस्कशन होती है जो हमारे तक तो बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन जब बात होती है स्केड्यूल की तो उसके बारे में सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि शायद आज के ही दिन में स्केड्यूल आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, और फिर देखते हैं कि फाइनली क्या डिसाइड होता है, मैच कब, कहाँ, कैसे, किस वेन्यू पर होते हैं। तो इस वाले से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। और इसी के साथ आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने भी होंगे। 50 ओवर्स का मैच होगा। प्लेइंग 11 में तब्दीलियाँ भी हुई हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इरफान साहब, एक तो हम काफ़ी देर बाद आमने सामने हैं, और दूसरा ये कि आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट कि अभी हमने प्लेइंग 11 देखी और उसमें तब्दीली हुई है, अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया है। फिर इसी के साथ जो है वो स्पिन के साथ हम सलमान अली आगा हैं हमारे पास ऑप्शन, बट अगेन साइम भी हैं। बट अगेन वी कैन से कि हमने फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा एज दिया है। डू यू थिंक कि पिच के एतबार से ठीक फैसला है ये? देखिए, इस वेन्यू पे ज़्यादा मैचेस तो हमने नहीं देखे, बट शुरू में तो अर्ली ऑन थोड़ा सा आपको लगता है कि मॉइस्चर होता है और बॉल सीम और स्विंग करता है। बट वाइट बॉल में अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो साउथ अफ्रीका की जनरली जितनी भी पिचेस हैं वो बैटिंग को फेवर करती हैं। टेस्ट के अंदर आप ओबियसली हम कह सकते हैं कि रेड बॉल में तो 2-2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैचेस खत्म हो जाते हैं। इस वेन्यू का जहाँ तक मैंने देखा है उसमें ओबियसली शुरू अर्ली ऑन 3-4 ओवर या 5 ओवर बॉल सीम और स्विंग करता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो जाती है। मेरा लगता है मुझे कहीं ना कहीं कि हमें फैसल अकरम को लेकर कंटिन्यू करना चाहिए था। उस लड़के ने जितनी भी बॉलिंग की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज था, ग्रिप बहुत अच्छी थी बॉल की, और वो जिस लेंथ पे करना चाहता था बॉल करता था। जैसे आप कुलदीप की बात करते हैं कि उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा है। हमारा प्रॉब्लम यही रहा है कि हमने कोई पहले 4-5 साल में बच्चों को चांस नहीं दिया। हमने एक सर्टेन ग्रुप था उसको खिलाते रहे, और अभी भी समहाउ मैं देख रहा हूँ कि चांसेस तो दिए जा रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट दिए जा रहे हैं, बट जो एक कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं वो नहीं प्रोवाइड की जा रही। सुफियान ने जिम्बाब्वे में अच्छा परफॉर्म किया, हम उनको इधर लेके आए जब साउथ अफ्रीका, तो उसको लास्ट ओवर करवाना मेरी लॉजिक के अगेंस्ट था कि किस तरह आपका माइंड सेट था कि एक बंदा जो परफॉर्म करता आ रहा है, न्यू कमर है, आप उसको लास्ट ओवर दे रहे हो। और प्लस आपको पता भी था कि वो हिटिंग कितनी कन्वीनियंट है, और आपकी 58 और 60 की बाउंड्री थी। तो आप अपने बच्चों को किस तरह ग्रूम करते हैं, किस तरह उनको लेके चलते हैं, किस तरह ब्रॉटअप करते हैं उनका। बट सम हाउ अनदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं माइंड सेट जो है वो ये है कि कोई ऐसा ही परफॉर्मेंस बुरी होगी तो हमारा जानने वाला, हमारा दोस्त वो टीम में आ जाएगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है इनके माइंड में, और शायद उसी वजह से हम कंटिन्यूटी नहीं देख पा रहे। अब फैसल अकरम आज से सोच रहा होगा कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अच्छा किया, मैं टीम का पार्ट नहीं हूँ। डोमेस्टिक में जाता है, वो बेंच पे बैठा हुआ है। साजिद खान आपको टेस्ट सीरीज जितवाता है, और कहाँ से जितवाई, किस कंडीशन में जितवाई कि आप 850 करके भी टेस्ट मैच आपने देखा कि आपने करवाया, और जिस तरह बुरी तरह आप हारे, उसमें आके आपको जो उसने अपने बॉडी लैंग्वेज अपनी शो की, डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स आपने उसको बाहर कर दिया। तो ये जो आप मैसेज देते हैं लोगों को, ठीक है आपकी कंडीशन सूट नहीं करती, आई एग्री विद दैट कि जी आपकी बॉलिंग कंडीशन होगी, फास्ट बॉलर को मदद देगी, बट ऐसा प्लेयर डगआउट में तो बैठता है, स्क्वाड में कैसे नहीं होता? ये मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। और आई एम श्योर कि ये जितने भी हमारे करता धरता रहे, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, वो इस पे बैठेंगे, बात करेंगे कि एक बच्चा जब वो परफॉर्म करता है, मैं तो ये भी कहता हूँ नहीं भी करता, और अगर आपका उसका टैलेंट आइडेंटिफाई किया है, आपको बेहतर लगा है, तो आपने पाकिस्तानी कैप उसको दी, उसको एटलीस्ट लेकर तो चले। अब उसकी प्राइम एग्जांपल है साइम अयूब, 22 फेलियर है उसके T20 में। हाँ, लेकिन आप सबको लगा कि एक टैलेंट है, ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाएगा। उसने टेस्ट में किया, साथ ओडीआई में करना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया में आपके दोनों ओपनर ने परफॉर्म किया, शायद सीरीज आप जीते उनकी वजह से। फिर आप देख लें कि जिस तरह की नहीं कि उसने एक अकेला बैटर आपको नजर आया पूरी टीम में जो मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेलता है अच्छी, और जिसके पास शॉट्स भी हैं, गाइडेंस भी है, वो गाइड भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है, साथ लेके जा रहा है, इनिंग बिल्ड भी कर रहा है, बड़ी शॉट्स भी हैं। तो आपको तो आज एक बच्चा बता रहा है 21 साल का कि क्रिकेट कैसे खेलनी है। तो जो बाकी लड़के हैं, चाहे वो बॉलर है या फास्ट बॉलर है, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते, उनको साथ लेके नहीं चलते। बट एक मुझे इसमें पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है, जितना मैं आकिब जावेद साहब को जानता हूँ, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं। मुझे लगता है कि ये जितनी भी हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही, चीज़ें नज़र आ रही है, वो सब एड्रेस करेंगे।
आई नो कि ये प्लेयर पावर हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है, और एक सर्टन ग्रुप है वो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं करती। जिस तरह का उन्हें आते साथ एक मैसेज दिया था कि 3-4 सीनियर प्लेयर को उन्होंने बाहर बैठा दिया, ये आसान मैसेज नहीं था देना, और वो किया उन्होंने, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट भी मिले। बट मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा सारी ये चीज़ों को मैनेज करने के लिहाज से। बट जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, ऑलमोस्ट 10-12 साल से, वो किसी के दबाव में आने वाला बंदा नहीं है, और वो चीज़ें अपने तरीके से लेके चलेंगे और ज़रूर करेंगे। देखें, आप की बात किसी हद तक ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी इसके साथ। आकिब जावेद साहब किसी के दबाव में आने वाले पर्सनालिटी नहीं है, वो उनकी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो तब तक ऐसी थी जब तक वो लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो खिलाड़ियों की इंडिविजुअली नुमाइंदगी कर रहे थे। आज जब वो बोर्ड के अंदर हैं तो पीसीबी ने तो वकार यूनुस जैसे लोगों को भी एक तरफ कर दिया आवाज़ उठाने पर, और क्योंकि वो एक, अगर हम आकिब जावेद साहब को हिमसेल्फ अगर देखते हैं तो उनका तो रवैया ही ऐसा नहीं है कि वो पीसीबी के साथ एडजस्ट कर पाते, लेकिन पीसीबी के पास ये टैक्टिक है कि वो जो ज़्यादा बोलता है वो उसको कोई ओहदा देकर खामोश करवा देते हैं। तो अभी जो फैसले हो रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ आकिब जावेद साहब के नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उनको सारा कंट्रोल चीज़ों को अपने हाथ में लेने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जहाँ जैसे वो चीफ सेलेक्टर बने, आल्दो के चीफ सेलेक्टर नहीं थे बट सारे डिसीजन उन्हीं के थे। हाँ। बाकी जो 4 सेलेक्टर थे वो सिर्फ यस मैन थे। आकिब जावेद जैसा जो बंदा है उसको आप अथॉरिटी नहीं देंगे, उसको आप राइट नहीं देंगे, वो कभी आपके साथ काम नहीं करेगा। एक चीज़ तो क्लियर है। और ये जितनी दफ़ा भी बोर्ड के साथ उन्होंने काम किया, हमेशा जब उनके साथ किसी चीज़ पर डिसएग्री किया जाता था या आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते तो वो छोड़ देते हैं। ये उनकी हिस्ट्री रही है। और अभी भी जब उन्होंने ये ज्वाइन करना था, खैर मेरी भी उनसे इनफॉर्मल बात हुई, तो उन्होंने अपनी सर्टन चीज़ें बताई कि ये चीज़ें कही गई हैं, अगर वो एग्री करेंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। और वो कोचिंग में नहीं आना चाह रहे थे, ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। वो उनको शायद अकेडमी का, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर का रोल या इस तरह का दिया जाता, वो प्लेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा बेहतर अपने आप को समझ रहे थे कि जो रिहैब बच्चे कर रहे हैं उनको लेके चलूँ। बट वो सिचुएशन ऐसी बनी, कोचेस के जो मामला था उस पर भी अगर टाइम हुआ तो बात कर लेंगे कि आपके एक के बाद एक कोच ने जाना शुरू कर दिया, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। हाँ। तो फिर आपने उस सिनेरियो में नहीं, मेरा इस पे सवाल है, लेकिन आप पहले बात मुकम्मल करें, फिर मैं इसी तरफ आती हूँ। मेरा ये कहना था कि आपके पास ऑप्शन नहीं थी। आप पाकिस्तानी कल्चर में देखते हैं तो आकिब जावेद के अलावा ऐसा कोई आपको कोच नहीं मिलता कि जिसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर इस तरह का हो। आप बात ज़रूर कर सकते हैं सिक्लैन की, वकार यूनुस की, मिसबा की, बट इनकी कोचिंग के टाइम में पाकिस्तान ने कुछ एज सच वंडर नहीं किया। और इवन हमेशा टीम बेहतर थी तो नीचे की तरफ गई, तो वो आप बार बार वैसे एक्सपेरिमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद को टाइम लगेगा। अगर किसी तरफ जो आप बात कर रही हैं हर्डल आएगा, कोई बैरियर आएगा, तो आकिब जावेद को जितना मैं जानता हूँ वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो इसको छोड़ देंगे इस ओहदे को, क्योंकि उनको ऐसी शायद कोई रिक्वायरमेंट एज सच है नहीं है कि वो उस चीज़ को कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करती हूँ। और लेकिन हमने कोचेस की बात की अभी, अगर हम देखें कि पहले मिकी आर्थर का है, उनका जो एक टेन्योर रहा पाकिस्तान, उसमें काफ़ी सारी शिकस्त का सामना हमें हुआ। इनफैक्ट हम 2023 का वर्ल्ड कप पूरे का पूरा हार गए। उसके बाद जो है वो आप देखें कि हमारे साथ होता ये है हमेशा से कि टूर्नामेंट से कुछ ही देर पहले कोच आता है, हमें सडनली पता चलता है कि ये कोच आ गए, और टूर्नामेंट के नेक्स्ट टूर्नामेंट शुरू होने के कुछ ही देर पहले वो कोच चला भी जाता है। हमारे पास 2 कोचेस थे, वाइट बॉल के, रेड बॉल के, दोनों ही जा चुके हैं, और दोनों ने ही जाकर जो है वो आप समझ लेके मिट्टी पलीद करने में अपना भरपूर हिस्सा निभाया है पीसीबी के हवाले से। वहीं पर आए, वहीं पर नौकरी की, मतलब डेफिनेटली पीसीबी ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से वैल्यू भी किया कि उन्होंने यहाँ पर वो मौजूद नहीं होते थे, फिर भी उनके साथ अच्छे खासे मैचेस हम गुजार गए हैं, अच्छा खासा टाइम हम गुजार गए हैं। लेकिन वही बात है कि जाने के बाद आप सारा जो है वो मलबा डाल देते हैं पीसीबी के ऊपर। बट अगेन आई विल से कि पीसीबी के साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें मैं अगर बताऊं, अगर आप 2 डेकेड की क्रिकेट पाकिस्तान की फॉलो करेंगे तो एक दफ़ा आप फॉरेन कोच रखते हैं, एक दफ़ा लोकल रखते हैं, फिर उससे बेजार होते हैं, फिर आप दोबारा देखते हैं कि हमने फॉरेन कोच की तरफ जाना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि अपना जब आपका लोकल कोच आता है वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म में जाता है, वो अपनी मर्जी के बच्चों को पसंद करना शुरू करता है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के मसले आते हैं, फिर आप फॉरेन कोच की तरफ देखते हैं। फॉरेन कोच का ये प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेन कोच बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलता है, वो अपनी चीज़ों को ले के चलता है। शायद वो भी क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी होता है तो वो जाके 2-3 साल के बाद होता, उससे पहले नहीं एटलीस्ट होता, क्योंकि उसने अपने कल्चर में ये चीज़ें कभी की नहीं होती। अब जो प्रॉब्लम इस दफ़ा आ रहा है, मैं सारा जो मलबा है वो कोचेस पे नहीं डाल रहा, वो पीसीबी पे भी डालूंगा। उसकी रीजन ये है, हाथों से बचती हाँ जी, अब देखे ना, क्या उन्होंने अपनी मर्जी से ये चीज़ें एक्सेप्ट की थी
मिकी आर्थर का जैसे आपने जिक्र किया, मिकी आर्थर का पहला टेन्योर देखे 3-4 साल का, जिसमें आपने चैंपियन ट्रॉफी जीती। मिकी आर्थर, ग्रांट फ्रार, ग्रांट लुडन और आपके शेन हेस, ये 4 कोचेस थे जो टीम को लुक आफ्टर कर रहे थे। चारों आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहते थे। मेरा मीरअप ऑलमोस्ट डेली जाना उधर होता था, ठीक है, मेरी इनसे दोस्ती थी, मैं जाता था। ये सारा टाइम ना सिर्फ आपके पाकिस्तान के स्क्वाड के बच्चे, उसके अलावा जो दूसरा पूल होता था 10-15 लड़कों का, जो पीसीबी इनको कहता था कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, इनको देखें, उनमें से टैलेंट आइडेंटिफाई करते थे। उसकी मैं आपको प्राइम एग्जांपल बाबर आजम की देता हूँ। बाबर आजम को 1 साल तक अकेडमी में मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लार तैयार करते रहे, इसको और समी असलम को। और मैं खुद इसका विटनेस हूँ कि इन्होंने मुझे 1 साल पहले कहा था, बाबर की टीम के आने से पहले, कि पाकिस्तान का जो स्टार है, फ्यूचर स्टार है, ये 2 प्लेयर है, बाबर आजम और समी असलम। और समी असलम की खैर एक और बेचारे के साथ ज्यादा सिस्टम नहीं की, वो यूएसए चला गया। तो आपका जब कोच पाकिस्तान में नहीं रहेगा तो वो आपके करंट प्लेयर और जो आपके एक्सपेक्टेड, आपके प्रपोज प्लेयर है जिसने आ सकते हैं टीम में, उसको कैसे देखेगा? अच्छा, फिर आपने जो मिकी आर्थर से टाइम दोबारा उनके जो सेकंड टेन्योर था उसमें ज्यादती स्टार्ट की गई। ज़का अशरफ साहब ने उनको ऑनलाइन कोचिंग कह दिया। दुनिया में कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि आप किसी कोच को कहें जी ऑनलाइन कोचिंग कराएं। ऑनलाइन कोचिंग कैसे हो सकती है? कॉल पे समझा दिया ना, फोन पे समझा दिया, भाई बैट तेरा ठीक नहीं आ रहा, ठीक नहीं, तो भाईजान फिर वो सारे भी समझा दे। सारी दुनिया पागल है कि जो अपने कोचेस को अपने पास रखती है, जो वो गाइड करता है, और इवेंट के टाइम पे आने को आप लेके चलते हो। कोविड से इंस्पायर्ड होंगे। हाँ जी, वो पता नहीं किससे इंस्पायर्ड थे, वो शायद तो उनका था कि इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है तो अभी भी ये शायद ऑनलाइन कोचिंग से जितवा देंगे। तो ये आपका एक बहुत स्टूपिड किस्म का डिसीजन था। बिल्कुल। सिमिलरली जब ये दोनों कोचेस रखे गए तो आपने मेरा इनको हर तरह की अथॉरिटी दी। आपने कहा जी कप्तान भी आपने सेलेक्ट करना है, टीम भी आपने सेलेक्ट करनी है, सिलेक्शन कमेटी डमी होगी, आपने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, सब कुछ आपने करना है। अच्छा, फिर उनकी रिजर्वेशन थी कि हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, आपने ही एग्री किया, उन्होंने तो नहीं एग्री किया, उन्होंने तो आपको पहले ही कह दिया कि हमने नहीं रहना। आपने कहा 6 मंथ आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट है, 6 मंथ आपकी वो है, उसमें आपने मेरा ख्याल है 1 या 2 मंथ की क्लॉज डाली कि टोटल 12 मंथ में से इतना टाइम आपने पाकिस्तान। लेकिन वो तो मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा है कि मैंने तो इनको कहा है कि हार्डली आप 1 महीना जो है वो आपका सिर्फ वेकेशंस का है, हॉलिडे का है, अदरवाइज आपको अपना पूरा वक्त जब आप देखें अपनी बात को खुद डिनाइल की तरफ जा रहे हैं। देखें 6 मंथ तो एक प्लेयर है ही नहीं आपकी टीम के साथ, तो वो इधर क्यों रहेगा? रेड बॉल वाला कोच सेपरेट है, व्हाइट बॉल वाला सेपरेट है, ठीक है, तो वो तो 6 मंथ तो पहले ही उसको छुट्टी मिल गई। जब वो क्रिकेट रेड बॉल नहीं हो रही तो व्हाइट बॉल वाला एंगेज है, व्हाइट बॉल हो रही है तो रेड बॉल वाला आपका वैसे फ्री है, वो आपके साथ ही नहीं होगा। फिर दूसरा ये है कि आपने जब उनको, असल में प्रॉब्लम उनके रहने से भी आया नहीं है, जो मेरे सोर्सेज हैं, प्रॉब्लम वहां पे आया जब आपने उनसे अथॉरिटी लेनी शुरू की। जैसे जैसन दिप्सी साहब ने परसों इंटरव्यू में कह दिया है, उन्होंने एक अपने ऑस्ट्रेलिया के चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बात की है कि मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम को सोचने का तब डिसीजन लिया कि जब इन्होंने सेकंड टेस्ट में इंग्लैंड के अगेंस्ट टीम अनाउंस की और मुझे नहीं बताया, मुझे जस्ट एक मैसेज करके बताया गया और मुझे ये मैसेज करके कम्युनिकेट किया गया कि एक सिलेक्शन कमेटी आ चुकी है, वो डिसीजन लेगी। तो जब आपने पहले उनको हायर करते हुए जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जब बहुत बड़े दावे किए गए, आपको शायद याद होगा जैसे हम T20 वर्ल्ड कप से वापस आए तो दोनों कोचेस आए और इनकी मल्टीपल सिटिंग हुई चेयरमैन साहब के साथ, और हर मीटिंग के बाद ये कहा गया कि तमाम डिसीजन इन्होंने लेने हैं। कप्तान के भी जो सर्जरी की बात की जा रही है, ये दूसरी चीजें, ये प्लेयर की बात, ये सब ये देखेंगे। और अगर आपको याद होगा तो गैरी क्रिस्टन जो चैंपियन कप हो रहा था उसमें 3 दिन के लिए हार्डली वो आए, और तब भी ये कहा गया कि जी सब कुछ इन्होंने आके देख लिया है। अब वो 3 दिन में क्या देख रहा था, और जाने के बाद जब ये नई कमेटी आती है, चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है, चाहे वो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस देख लें या क्रिकेट के देख लें, सिमिलरली एक तरह की ही हैं चीज़ें, तो एक लम्हे में चेंज होती है। और जैसे चेंज हुई और आपके सामने वो कोचेज, वो प्रोफेशनल हो गए, वो अपनी बात से 1% डेविएट नहीं करते। और ये देखें ना कि जब सबको मालूम था कि गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान की कोचिंग के साथ अपने जो साउथ अफ्रीका का क्लब है उसकी भी कोचिंग कर रहे हैं, और जब ये पाकिस्तान खेल रही थी तो उधर वो मस्कत में आई गेस्ट कि वो जाके कोचिंग कर रहे थे। तो जब इस तरह की चीजें आप हो रही हैं, ये तो ऐसी एक क्रिस्टल क्लियर पेपर पे लिखी हुई होनी चाहिए, ये आप ये इतना सर्टेन टाइम देंगे, ये आपके जेडीज हैं, ये चीजों में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें आपकी नहीं है। चीजें मेरा ख्याल है 50% से भी शायद काम उनकी तरफ से होंगी, प्रॉब्लम हमारी तरफ से भी है, जो शब्द हम निगलेक्ट कर रहे हैं कि हमने गलत नहीं किया, हमने उनकी अथॉरिटीज ली, हमने उनके हाथ में पहले सब कुछ दे के फिर जब उनसे चीजें लेनी शुरू की तो उनको बुरा लगा, तो ओबियसली फिर प्रॉब्लम तो आना था। ये एक निकालने का आसान तरीका होता है। हाँ, आप वैसे कहेंगे हालात ऐसे पैदा कर दी जाएं, जैसे मिकी आर्थर को पहले आपने ऑनलाइन कोचिंग पे एक्सेप्ट किया, जब निकालना था तो आपने साथ ही उनको फोन करके कह दिया
कि भाईजान आप पाकिस्तान ट्रैवल करें, आप इधर ही रहेंगे। तो उसने कहा मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं वो अब हमारी सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए टीम के, आपको रहना पड़ेगा। उसने कहा मैं रिजाइन कर देता हूँ। तो वो खुद अटैक करेंगे तो देना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आपको देना पड़ेगा काफी कुछ। देखिए मैं किसी हद तक मैं अगर कहूँ तो ये एक हमारा अलमिया रहा है कि हम लोग इख्तियारात पहले देते बहुत हैं, और जैसे ही हमारे 1-2 मैचेस हम हार जाते हैं या हम एक सीरीज हार जाते हैं ना, तो हम बड़े सडन फैसले लेना शुरू कर देते हैं, जिसके बायस फिर हम लोग इख्तियारात फौरन वापस ले लेते हैं। और फिर वही होता है, यही एक साइकिल चल रहा है बहुत देर से। अभी हम आकिब जावेद साहब आए हैं, वो क्या चाह रहे हैं वो तो मैटर ही नहीं कर रहा ना इस वक्त। हमने उन्हें कोचिंग भी दे दी है, हमने उन्हें कहा सिलेक्शन भी आपने करनी है, खिलाड़ी भी आपने देखने हैं, सब कुछ आपके सर पे है। खुदा न खास्ता अगर हम ये साउथ अफ्रीका सीरीज जो कि T20 हम हार गए, हम ODI भी हार जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? ये साउथ अफ्रीका के पूरे टेन्योर के बाद हम वही इख्तियारात आकिब जावेद साहब से भी लेकर किसी और को दे देंगे। तो इस तरह से स्टेबिलिटी तो पैदा होगी ही नहीं हमारे दरमियान। मतलब हम ये बात कर रहे हैं, अच्छा मैं चलें थोड़ा सा ज़रा डाइवर्ट होती हूँ कि आपने इंटरव्यू भी किया हरभजन सिंह का, एक मौक़िफ़ आपने डायरेक्टली लिया इंडिया से कि वो क्या चाह रहे हैं। अभी तक तो हम वही बात करें ना जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपने डायरेक्टली उनसे बात की। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4-5-6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पर। तो ये स्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी? देखें ये टॉप से बॉटम की तरफ चलती है। एक तो अगर आप देखें कि आपका पैटर्न चीफ जो है वो PM होता है क्रिकेट बोर्ड का, और PM हमारे कल्चर में आप देख लें 77 ईयर में कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। ये आज से 15-20 साल पहले प्रेसिडेंट होता था, तो प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट आपको पता है कि पाकिस्तान के कल्चर में वो 5 साल पूरे कर जाते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं छेड़ा जाता। तो उसकी वजह से क्या होता था कि आपका जो चेयरमैन PCB है वो भी एक सर्टेन टाइम पूरा गुजार के जाता था। जैसे ये कंट्रोल PM के पास आया, वो पैटर्न इन चीफ बने। जैसे PM चेंज होता है, आपका जो है चेयरमैन चेंज हो जाता है। अब आप देखें ना कि 4 साल में, जो पिछले 1.5 साल गुजरे हमारे, उसमें हमने 1.5 साल के टेन्योर में 4 चेयरमैन हमारे चेंज हुए। इसी तरह 26 सेलेक्टर चेंज हुए। इसी तरह आप देखें तो हमारे 6 कोचेस चेंज हुए। ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। कप्तान भी चले 2-3 दफा हमने शफल किया। तो ये दुनिया में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि इस तरह का अनसर्टन किस्म के हालात हो। वही एक टिकर डाउन इफेक्ट है। ऊपर से जैसे मैंने कहा PM चेंज, आगे से चेयरमैन चेंज, कोचेस चेंज, नीचे सारा सिस्टम तो वहां बना हुआ है, सारा कुछ ये उधर से प्रॉब्लम आ रहा है। ये टीम के अंदर भी ये फिर इफेक्ट आता है। ये तो मैं नहीं मानता कि नहीं आता। दूसरा जो आप ये बात करिए, इंडिया का ये जो नैरेटिव है, जो खास तौर पे इनकी मोदी गवर्नमेंट जो है, ये अभी का नहीं है। इन्होंने 10 साल से इसी स्लोगन को लेके अपने इलेक्शन जीते। इसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को भी कहा कि पाकिस्तान से कट डाउन करें। हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जाके परफॉर्म करते थे, मूवीज में जाते थे, सिंगर जाते थे, सबको कट डाउन किया। उन्होंने एक ये नैरेटिव ले लिया है कि हमने पाकिस्तान को हर तरह नुकसान पहुंचाना है। वो किसी तरह भी, हमेशा दुनिया सारी कहती है स्पोर्ट्स और जो आर्ट है इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट वो अपने उस नैरेटिव की वजह से अपने वो इलेक्शन भी जीतते हैं, इसी वजह से वो लेके भी चल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। यहीं पर मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहती हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका PM चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में इतनी सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। लेकिन हमारा पता, मेरा उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है पाकिस्तान में, डिस्पाइट ऑफ ऑल हमने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और हमने पोलिटिसाइज नहीं किया क्रिकेट को कभी। लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जैसे मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, जैसे बिग 3 की बात हुई, सारा प्रिंसिपली मैं आज भी कहता हूँ गलत था। पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया, भारत ने कहा कि हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक है, हम 4 बायलैटरल सीरीज आपके कंट्री में पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, 2 आपने आके खेलनी है। हमने वो एग्री कर दिया, हमने बिग 3 में इंडिया को वोट किया। इंडिया ने क्या किया, जैसे ही वो अपने वोट लेके उसने हमें, वो कहते हैं ना, गड़े में फेंक दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, पाकिस्तान को उल्टा केस भी हारे हम, नजम सेठी साहब के दौर में, हमें फाइन भी देना पड़ा। अच्छा, फिर हमें उसके बाद आगे बढ़े तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से पाकिस्तान ने लॉबिंग करके बिग 3 को ख़त्म करवाया। लेकिन वो क्या हुआ कि भारत ने 80% रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। उसके कई रीज़न थे किस तरह उन्होंने जनरेट किया, वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने पैसा जनरेट करके ICC को हाईजैक कर लिया। अच्छा, फिर भी हमने अपना जो क्रिकेट को इफेक्ट ना करे, 2016 का वर्ल्ड कप खेला, हमारा मैटर कोड में चल रहा है, हम फिर भी जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं।
2023 में हम यहाँ तो हम बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं, तो यहाँ हम मेरा ख्याल है बेवकूफ़ हैं। तो अच्छा, हमने दूसरी तरफ आ जाए, उन्होंने उनका जो सेक्रेटरी है राजीव शुक्ला और उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आते हैं, आईसीसी का डेलीगेशन आता है 2023 में। वो कहता है जी आपने एशिया कप तो छोड़ देना, आपने हाइब्रिड करा लिया, जे शाह था प्रेसिडेंट था, आप उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट मंथ हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। हम इतने मासूम हैं, हमने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे घर चल के आ गए हैं, हमने एग्री कर लिया। अभी जिस तरह आपने इंट्रो में बात की चैंपियन ट्रॉफी की, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है जो हरभजन की आपने बात की। मैं लास्ट ईयर कतर में लेजेंड लीग को भी कवर कर रहा था, तो ये सारे प्लेयर थे और गंभीर भी उधर था। वो सब प्लेयरों का 90% मानना यही था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी टीम नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कहते जी हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत ये एक्सेप्ट ही अलाउ ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन रखें। तो ये तो मुझे अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पे पता था तो ये तो इनका विजन ज्यादा होना चाहिए, बट इन्होंने नहीं किया। अब ये जो प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है, जो डेडलॉक चल रहा है, जो पाकिस्तान मीडिया कवर नहीं कर रहा, जो कह रहे हैं जी तमाम, मैं टीवी न्यूज़ देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, वो जो भारतीय मीडिया लिखता है, हमारा मीडिया तमाम वही अपने चैनल पे लिख देता है। वैसे हम कह रहे हैं तो हमारे जर्नलिज्म की मुझे ये समझ नहीं आ रही, खुदा के वास्ते कुछ अपनी रिसर्च को सोच पैदा कर लें, कोई नई खबर ही दे दें। हम क्या देते हैं जी, एक सर्टन चैनल ने कोई न्यूज़ चलाई, बाकी सब चला देते हैं। इस हवाले से हमारा मीडिया पाकिस्तानी, सॉरी टू से, एब्सोल्युटली ब्लैंक है कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है, क्या है। आज से लेके अभी तक जितनी अपडेट दी है सब हमने भारत की कॉपी की है। और वैसे हम कहते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो तो हम पे कीचड़ उछाल रहा है, वो तो हमारे हम उनको कॉपी करें। आप मुझे एक चैनल की आप एक न्यूज़ बता दें चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो किसी ने ब्रेक की हो, किसी ने कोई न्यूज़ नहीं ब्रेक की। अभी मैं आपके शो में, मैंने कल अपने शो में भी ये बात की, आज आपके शो में बता रहा हूँ, ये डेडलॉक सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है, वो 15 दिन से है। वो ये है कि लीग जो मैच अभी तो पाकिस्तान वाला चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मामला जो हैं वो सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस उधर होंगे दुबई में, अगर भारत सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में होंगे, एक सेमीफाइनल इधर होगा, भारत नहीं पहुंचता तब लाहौर में होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि पाकिस्तान ने 2026 का जो वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया में, उसमें इंडिया और श्रीलंका को होस्ट है। पाकिस्तान और इंडिया ने जो अपना लीग मैच खेलना है वो कोलंबो में खेलना है, ये कंसेंसस हो चुका है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हम सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचते हैं तो वो भी कोलंबो में होगा। भारत इसको एग्री नहीं कर रहा। इस पॉइंट के ऊपर डेडलॉक है। मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारा जो चैनल्स हैं सारे, ये किसी एक चैनल ने इसके ऊपर बात नहीं की, कोई एक चैनल इसको न्यूज़ के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा। ये हमारे जर्नलिस्ट क्यों किसी तरह कोई न्यूज़, अच्छा नहीं है तो मान ले नहीं है, वो भारत की कॉपी करके कहते हैं जी अंदर की खबर हम बता रहे हैं। तो ये आपको बड़ी मैच्योरिटी से बता रहा हूँ कि ये इस चीज़ के ऊपर डेडलॉक है, और इसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान कह रहा है कि हमें आप डॉक्यूमेंटेड करके दें, हमें रिटर्न करके दें कि जी आप सेमीफाइनल और ये फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता तो ये फिर हमारा वो जो एक नैरेटिव है वो तो डेड कर रहे हैं आप कि हम लीग मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल आके भारत में खेल। तो ये इस पॉइंट के ऊपर है। तो भारत इस पे ये कह रहा है कि हमारा जो ब्रॉडकास्टर है, जो हमारी जो तो बोर्ड है या गवर्नमेंट है, वो अपना सेमीफाइनल फाइनल नहीं हम शिफ्ट कर सकते। और देखिए इसीलिए उन्होंने कोई रिटन डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। और मैं तो अच्छा मैं ऐसे बताऊं, अगर कर भी देना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को फिर उन्होंने ये एमएयू पे जो आपका स्केड्यूल का है 2021 में क्या डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्या भारत ने इस पे साइन नहीं किए हुए, वो डिनाइल कर गया ना, तो भारत 2026 में भी डिनाइल कर देगा, रिटर्न कर भी दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये जो बात आप कर रहे हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं कि अभी तक ये कोई स्केड्यूल सामने नहीं आया, कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया और डेडलॉक है क्या। मैं तो पहले दिन इसी बात के ऊपर आग लाप रही हूँ, लेकिन मेरी बात से कोई एग्री नहीं कर रहा कि मतलब सब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान ने तो अपना मौकफ जो है वो मानना है। ये पहले चेयरमैन है जिन्होंने लॉलीपॉप भी दे दिया आपको, और लॉलीपॉप ये है कि उन्होंने आपको कह दिया है कि आप इस चीज़ को किसी तरह एग्री करें, हम वुमेन वर्ल्ड कप 2027 में आपको होस्टिंग दे देते हैं पाकिस्तान को। वो आपको फेस सेविंग के लिहाज से ये सब गेम हो रही है, पाकिस्तान की फेस सेविंग के लिहाज से कि पाकिस्तान थोड़ा सा इज्जत रख सके। मैं इधर क्रेडिट जरूर दूंगा मोहसिन नकवी साहब को कि चले उन्होंने आवाज उठाई, पहले तो जितने आए उन्होंने किसी ने इतनी करेज नहीं शो की। रमीज राजा साहब ने भी थोड़ी सी कोशिश की थी हाइब्रिड पर पहुंचाने की। हाँ उन्होंने हाइब्रिड को बचाने के लिहाज से नहीं, उन्होंने वैसे बात की थी कि पाकिस्तान से बाहर नहीं होगा। वो बात करने का या दूसरे मेथड पे हम जरूर डिबेट कर सकते हैं, बट उन्होंने भी बात की थी। बट इस पे बात करें, सेठी साहब, ज़कात शरीफ साहब, इन्होंने बात की डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलें कोई रास्ता निकालते हैं। ये और तरह के लोग थे, ये शायद पोलिटिकल लोग थे, बट अगर बात करें तो इनको ये मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है
कि चले इन्होंने उसके लिए प्रेशर बिल्ड किया, हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोके रखा, अभी भी वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड की बात कर रहे हैं, चले बराबरी की बात कर रहे हैं, होता या नहीं होता वो एक सेपरेट डिबेट है। लड़ तो रहे हैं, कोई अपना स्टांस तो लेके आ रहे हैं, पता चल रहा है कि यार कोई बोर्ड है, कोई गवर्नमेंट है, कोई लोग हैं। पहले तो ऐसे था कि जिनको जो चाहे आप कर लें, जिस तरह चाहे इनको हाँक लें, पहले तो आप उस तरह लेके चल रहे थे आप पाकिस्तान को। बट ये एक अच्छा चीज है कि चलें एटलीस्ट हमारा कोई ऐसा चेयरमैन आया है जो बात कर रहा है, स्टांस पेश कर रहा है। बट वो जो आपका पॉइंट है कि फिर इनकी स्टेटमेंट को लोग ना साथ कोट करना शुरू कर देते हैं। हाँ। 11 नवंबर को इन्होंने ये कहा था हाइब्रिड नहीं होगा, 15 को इन्होंने कहा था हाइब्रिड नहीं होगा, 26 को इन्होंने कहा था हाइब्रिड नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इनको भी शायद ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये मीडिया बड़ा जालिम हो जाता है, ये फौरन से पहले आपके फुटेजेस और सारी वीडियो ले आता है। तो उस पार्ट पे है, बट फिर भी मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि एटलीस्ट ये फाइट करें। देखिए लड़ रहे हैं, आखिरी गेंद तक लड़ रहे हैं, एक्चुअली मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, लेकिन इट वाज नॉट एनफ एंड ही कैन नॉट ओनली फाइट, यू नो, वो अकेले वैसे नहीं लड़ सकते हैं हम। ये बात मैं बेहतर अगर मैं करूं, क्योंकि अगर हुकूमती सतह पर ये फैसले होते और चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ महीने पहले जब हम इसी प्लेटफॉर्म पर ये आवाज़ उठा रहे थे कि भारत नहीं आएगा पाकिस्तान, उस वक्त जवाब में जो ये एक हमें स्टेटमेंट मिल रही थी कि नहीं भारत आएगा, उसकी बजाय अगर हम उस वक्त गवर्नमेंट लेवल पर बात कर लेते तो शायद ये मामला ठीक हो जाए। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ लास्ट ऐड करना चाहूँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये बच्चे को पता था भारत नहीं आएगा। हाँ। ये सारे जितने हेल्म ऑफ अफेयर में बड़े टॉप नॉच सीटों पर बैठे हैं, इनको ये क्यों इल्यूजन था कि भारत आएगा? मुझे इसकी लॉजिक और इनका माइंडसेट नहीं समझ आ रहा है कि ये किस बेस पे कह रहे थे कि भारत आएगा पाकिस्तान। और ये अगर आप छोटे से छोटा जो जर्नलिस्ट है ना, जिसने थोड़ी सी भी क्रिकेट कवर की है, उसको भी पता था कि भारत ने नहीं आना, और उसकी हिस्ट्री आपको मालूम थी पीछे, प्रेसिडेंट कई आपके पास मौजूद थे कि भारत हर मौके पर आके आपको नुकसान पहुंचाता रहे, वो अपनी बात से डिनाइल मोड पर चला जाता है, वो डिसएग्री कर जाता है आपसे। तो ये अगर बैठे रहना और 11th आवर पे बैठे जाना, इसमें जरूर ये होना चाहिए था कि आप थोड़ा प्रोएक्टिव रहते। आप ये जो एंगेजमेंट आप शुरू की है 1-2 मंथ के अंदर, ये आपको प्रोएक्टिव होते हुए 6 मंथ पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। और जो अभी कुछ क्रिकेटर्स का मानना है, जो आपने 15-16 अरब अपने स्टेडियम पे, वेन्यूज की अपग्रेडेशन पे लगा दिया, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड ये नहीं होता पाकिस्तान में। दरमियान में ये भी बात आना शुरू हो गई थी, भारत की तरफ से प्रपोजल आया कि पूरा चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका या हमारे कंट्री में आप ले आए। तो खुदा न खास्ता अगर ये उस तरह हो जाता या हो जाए तो हम तो वो 15-16 अरब गया, वो फिर हमने किसको दिखाना है? तो ये है कि आपको डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट होना चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए, चीज़ों को पहले से करना चाहिए, एक आम बंदे में और एक अक्लमंद में, या जैसे हम कहना चाहिए कि बड़ा ये प्रोग्रेसिव किस्म का बंदा है, वो पहले असेस करता चीज़ों को, वो सर पे पढ़ने का वेट नहीं करता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का पार्ट है, हम जनरली आप देखें हर अदारे के अंदर, हर लोगों में, हम तब उस चीज की तरफ जाते हैं जब सर पे पड़ती है। और आईसीसी के भी सर पे अब पड़ी, हमारे भी पड़ी, अब हम टकरे मार रहे हैं, बीसीसीआई सिर्फ देख के मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये वही बात है कि ये सारे मामला पहले से पता थे, और अफसोस की बात एक्चुअली ये आपने पहले जिक्र किया कि शायद हम बोले बहुत हैं या शायद हम बेवकूफ़ हैं, लेकिन मैं आपको बात करूं हम बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि ये जो ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन जो ओहदों पर बैठे हुए कुछ लोग हैं स्पेसिफिकली, वो वैसे ही ना पैसे को देखकर और किसी की बड़ाई को देखकर जो है ना आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। दे नो, और उन्हें कोई ना कोई उस चीज़ का ना, ये सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि एन मौके पर आके आपको कोई पीठ दिखा दे और आपके कि हमारे साथ क्या हो गया। ये एक मुल्क है, एक कंट्री है, स्टेबिलिटी यहाँ पर रही है इतना। मेरा असल में ना आप हर एक को ना अपनी सीट प्यारी है। वो कहता है मैं क्यों बर्डन लूँ, मैं क्यों करूँ, मैं पिछले पे डाल दूंगा। गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होता है, पिछली गवर्नमेंट ये करके गए, इधर चेयरमैन भी ऐसे ही करते हैं। ये पिछले चेयरमैन ने ऐसे किया। और जैसे आईसीसी में मीटिंग के लिए जाते थे, वो कहते थे आपसे एक चेयरमैन आपसे हमारे से बात करके जाता है, अगली मीटिंग में दूसरा चेयरमैन आ जाता है। तो मजाक तो हमने खुद बनाया पूरी दुनिया में, तो फिर जो आता है उसको मालूम नहीं होता कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कितने टाइम के लिए हूँ, तो वो आके किसी को आंखें ही नहीं दिखाता। बट ये है कि जैसे मोहसिन नकवी साहब बड़े अरसे के बाद एटलीस्ट हमें एक ऐसा चेयरमैन तो चले नजर आया जो लग रहा है कि शायद लंबा टाइम चलेगा, एटलीस्ट 2-3 साल तक तो मजबूत है, अथॉरिटी उनके पास है, बैकिंग सब तरह से उनके पास है, ठीक है। तो उनको इसी वजह से शायद उनकी बातों के अंदर भी आपको कन्विक्शन नजर आती है। जो प्रीवियस थे उन बेचारों को तो ये नहीं पता होता था कि कैसे जाना है, उनको ट्वीट करके अपना रिजाइन देना पड़ता था, वो ऑफिस से अपनी चीजें नहीं उठा पाए, वो तो ऐसे गए हैं। पिछले 3-4 आप
जितने आपके चेयरमैन हैं उनको तो ऑफिस तक नहीं आने दिया गया नेक्स्ट डे। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी है ना जिन्होंने तबाही करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा इरफान साहब, अगर हम देखें एक तरफ जहाँ हम ये डिस्कशन कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, वहीं पर दूसरी जानिब हमारे स्टेडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि मेरा आपके साथ अभी पहला ये डिस्कशन है इसके ऊपर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्टेडियम्स हमारे अभी तक मुकम्मल नहीं हैं, काम चल रहा है, दिन रात काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब हमारा वर्ल्ड कप हो रहा था उस वक्त हम लोग यूएसए में थे, हमारी टीम सारी वहाँ पर थी, और उसके बाद फिर अच्छा खासा रेस्ट मिला। रेस्ट के बाद जाकर फिर हमने ज़बरदस्ती एक चैंपियंस कप रखवाया, तो हमारा वो भी फैसलाबाद में हुआ। तो ये जो काम अभी स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में जाकर, ये काम क्या पहले स्टार्ट नहीं हो सकता था मई या जून में? 100% ठीक कह रही हैं आप। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, सर पे पढ़ने पे हम स्टार्ट करते हैं, और प्रोडक्टिव होना यही होता है कि आप वक्त से पहले चीज़ें करें, अच्छे तरीके से करें, ऑर्गेनाइज अच्छी हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं आता। बट क्या कह सकते हैं, ये तो हमारी हिस्ट्री रही है। कोई भी ऐसी चीज़ हमने पहले प्री प्लान तो की नहीं है। सर पे पड़ती आईसीसी के 2 दफ़ा डेलीगेशन आ चुके हैं, वो आके देख भी चुके हैं। इन्होंने यही श्योरिटी दिलवाई है उनको, जी हम 24/7 काम करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। आई एम श्योर। मैं अभी 2 दिन पहले उधर गया था, मैं देख के भी आया हूँ। 80-90% तो कम्प्लीशन हो चुकी है, और मोस्ट लाइकली जनवरी तक सब कंप्लीशन हो जाएगी। वो तो आप जो स्पीड से काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, आप वर्क फोर्स बढ़ा देते हैं ना। कोई काम को जल्दी करना है तो आप जहाँ 10 बंदे काम कर रहे हैं आप उसको 20 कर दे। हाँ। 20 कर रहे हैं 30 कर दे, तो वो आपकी काम अगर 1.5 मंथ में कंप्लीट होना है तो वो 20-30 डेज में भी हो जाएगा। वो मेरा ख्याल है इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट इमेज के लिहाज से जरूरी था। आज जैसे भारत, एक आपके पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा आगे से कंटिन्यू करूँ तो वो ये है, भारत का मीडिया ये भी आपको दिखा रहा है, यही फुटेजेस उठाता है, कहता है जी आपके स्टेडियम ही तैयार नहीं है। हाँ। तो ये अगर आप उस बेस को तोड़ते, आईसीसी की जब ये डिस्कशन मीटिंग्स आपकी हुई हैं या जो आपने विजिट किए हैं उधर या बीसीसीआई ने किए हैं, आप कहते हैं देखिए जी हमने 15 अरब लगा दिया है, 15-16 अरब हमने स्टेडियम तैयार कर दिए हैं, हमें आपने होस्टिंग दी है। अब वो आपकी लेट्स सपोज इसी को बेस बना के अल दो के आई एम श्योर ये तैयार हो जाएंगे, बट उनके लिए उनकी तो बैड इंटेंशन हम जानते हैं। वो कहेंगे आपकी चीजें ही रेडी नहीं है, आप कैसे करवा सकते हैं? तो आप किसी को अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हैं अपनी पोजीशन देखते हुए? वो भी बार बार दे रहे हैं अगेन एंड अगेन। चलें अब बढ़ते हैं आगे मैच की तरफ, क्योंकि अभी कुछ ही देर के अंदर जो है वो लाइक विद एन आवर मैच स्टार्ट हो जाएगा, आधे घंटे में टॉस भी हो जाएगा। और आज हमारी पाकिस्तान टीम और दूसरी जानिब हमारी साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो ये सीरीज़ है 50 ओवर्स की। इससे पहले हम सीरीज़ हारे हैं। साइम अयूब की बात आपने शुरू में की कि एक अच्छे प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक, और साइम अयूब के बारे में एक ये भी यासिर हमीद साहब ने भी कहा, डॉक्टर नुमान न्याज ने भी कहा कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक मैच में अगर चल जाते हैं तो फिर 2-3 मैच में फिर इनको स्टॉप लग जाता है। ये इनका मतलब हिस्ट्री एक कहती है, स्टैट्स कहते हैं इनके। तो अभी साइम अयूब ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है T20 में, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ओपनिंग पेयर बेहतर चल सकता है। कितने रन्स की उम्मीद जो है वो हमें करनी चाहिए? देखिए मैं थोड़ा सा इनसे डिसएग्री करूंगा। बड़े अरसे के बाद ऐसा ओपनिंग पेयर हमें मिला है जो हर जगह जाके परफॉर्म कर रहा है। आप ये देखें, इन्होंने इंग्लैंड की सीरीज में भी परफॉर्म किया, रीजनेबल परफॉर्म किया दोनों ने। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों मैचेस जो आप जीते इन्होंने रन्स किए, इन्होंने आपको मैच जिताए। फिर इसी तरह जिम्बाब्वे में दोनों मैच जो आप ओडीआई के जीते हैं इन्होंने रन्स किए हैं। साइम ने T20 में भी किए हैं। मैं तो कहीं ना कहीं कंसीडर करता हूँ जिस तरह का हम एक डिबैकल में जा रहे हैं T20 के अंदर, हमें अब्दुल्ला शफीक को भी अपने डगआउट में ज़रूर रखना चाहिए। इसलिए मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ T20 में भी कि उसके पास बड़ी शॉट्स हैं। क्योंकि सॉरी टू से जिस तरह की क्रिकेट अभी रिजवान ने खेली है T20 के मैचेस में, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि उनके पास एक शॉट है, वो लेग पे फ्लिक मारते हैं और या पुल का नाम दे दें उनको, उसके अलावा तो कोई दूसरी शॉट नहीं है। टीमों ने उस पर वर्कआउट कर रही है, और मुझे तो कई फील ये बड़ी अब स्ट्रांगली आ रही थी कि साउथ अफ्रीका इनको दूसरे मैच में, पहले मैच में खुद आउट नहीं कर रहा था। अगर इनको आउट करेंगे तो कोई दूसरा प्लेयर आएगा और वो हो सकता है कि सॉरी वो इससे तेज खेले। तो ये तो आपने एज ए कैप्टन अगर इस तरह की इनिंग्स खेले हैं, और ये जो हम काफ़ी अरसे से डिस्कशन करते चले जा रहे हैं कोई 3-4 साल से कि बाबर के रिजवान के पैर से पाकिस्तान ने कोई इवेंट नहीं जीता, कोई टाइटल नहीं जीता। सिर्फ हमें हमेशा वो आगे जो एक दुबई की इंडिया के अगेंस्ट 10 विकेटों से विक्ट्री है वो एक मैच दिखा दिया जाता है। मैं थोड़ा सा कुछ लोगों से ये डिनाइल जरूर करता हूँ कि बाबर एक कंप्लीट बैट्समैन है। बाबर के पास 360 रेंज है शॉट्स खेलने की। बाबर को अगर थोड़ा सा ये समझाया जाए कि आप मेन प्लेयर हैं, आपने अगर खेलना तेज खेलना, और मुझे एक डिस्पाइट ऑफ इट बाबर ने रन्स नहीं किए, कोई 50 नहीं आई, बट बाबर के आप तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया के उठा लें या अभी के उठा लें,
बाबर शॉट्स के लिए गया है, बाबर रोकने के लिए नहीं गया। रिजवान पे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, उस पर बहुत मुझे रिजर्वेशन है कि उसने दोनों मैच पाकिस्तान जो T20 हारा है वो सिर्फ रिजवान की वजह से हारा है। पहला मैच भी 52 गेंदों पे 45 पे जा रहे हैं, वो बॉल फर्स्ट से खेल रहे हैं, 250 की पिच है और 185 आपसे नहीं चेज हुआ और आप पहली बॉल से लेकर 20वें ओवर तक विकेट पे मौजूद रहे हैं। इसी तरह आप बच्चों को खराब कर रहे हैं, आपसे शॉट नहीं लग रही, आप सिंगल लेके उनको कह रहे हैं जी आप छक्के मारे। ये बहुत बड़ा एक क्राइम है। आप हमेशा क्रिकेट में होता है चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, हमेशा चार्ज आपका सेट बैट्समैन करता है। कभी भी नया बैट्समैन आते साथ हिटिंग नहीं कर सकता। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो होता ही नहीं ऐसे, उसको भी थोड़ा सा 2 4 5 बॉलें चाहिए होती हैं आई सेट करने के लिए, अपनी बॉल की टाइमिंग को बनाने के लिहाज से। बट ये जो सेट है उसे हिट नहीं लग रही, वो उनको प्रेजेंट कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये मैं थोड़ा सा हाश बात कर रहा हूँ, आई नो, बट ये रियलिटी है, ये सोनर या लेटर करना पड़ेगा। रिजवान की क्रिकेट जो है वो ओडी और टेस्ट की हद तक हो जाएगी। रिजवान को अपने आप को देखना पड़ेगा रादर दैन कि कोई उसको बाहर करे, जिस तरह हमने कुछ प्लेयरों को भी रेस्ट दिया। ये खुद उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो अपनी शॉट्स की रेंज को बढ़ाए या अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करे। एक और प्रॉब्लम ये ना मीरब, रिजवान जो है वो ओपनिंग के अलावा कहीं खेल भी नहीं सकते T20 में, जगह नहीं बनती है, जगह नहीं, उनके पास शॉट्स नहीं है। जब दायरा खत्म हो जाएगा दायरे से तो फिर वो यूज करके गैप में खेल लेंगे, ऊपर से खेल लेंगे। जब दायरे के बाद फील्डर स्प्रेड हो जाते हैं 6 ओवर्स के बाद, और रिजवान अगर कुछ लोग कहते हैं तीसरे चौथे नंबर पे आ जाए, तो भाई वो तीसरे चौथे नंबर पे आके तो और हर्ट करेंगे पाकिस्तान टीम को। ये हमने देख भी लिया पहले मैच में, खैर जब उन्होंने 74 बनाया था आफ्टर 24 डॉट बॉल्स। लेकिन ये है कि मैं तो खैर आप रिजवान की बात करें, मैं तो बाबर को भी इसमें शामिल करना चाहूंगी कि T20 के लिए हमें बिल्कुल एक यंग स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। आई डजंट मीन टू से कि रिजवान या बाबर यंग नहीं है, बट हमें एक ऐसी टीम चाहिए जिसमें एग्रेशन हो, जो जीतदारी के साथ या जारहाना अंदाज में बैटिंग कर सके। तो हमारा बैटिंग लाइन जो है उसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। 3 खबरें शेयर करना चाहूँगी। एक तो ये है कि हमारे क्रिकेट का एक उभरता हुआ सितारा जो किसी वक्त में एक बहुत बड़ा नाम था, जबकि वो मतलब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छा खासा सर्व किया और आज तक उन्होंने उस लेगेसी को कायम रखा, आज तक उस नाम को कायम रखा। तो शाहिद अफरीदी साहब जो है उन्होंने फिर से एक बार ये एजाज़ हासिल किया कि वो एक यंगेस्ट नाना बन चुके हैं, क्योंकि उनकी सेकंड बेटी के घर माशाल्लाह से फिर से बेटी हुई है जिनका नाम उन्होंने आयरा रखा है और नाम भी खासा खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो इससे पहले जो है वो congratulations, many congratulations to Shahid Afridi again, once again Lala became Nana and I will say कि ये खुशियों का मौका होता है और आपके घर में हमेशा सेलिब्रेशंस जो हैं वो जारी रहती हैं। तो आई विश के हमेशा से इसी तरह से इनके घरों में शाहिद अफरीदी साहब इसी तरह से हमारे साथ जो है वो खुशियों की खबरें ही शेयर करते रहें और इसी के आयरा के आने से जो है ना वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रा फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि एक क्रिकेटिंग फैमिली से बिलोंग करती है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जहाँ पर माशाल्लाह से लाला के घर बेटी की बेटी हुई है, वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो बेटी एक बहुत बड़ी रहमत होती है, क्योंकि अभी रिसेंटली शहरबानो जिन्होंने अपना डेब्यू किया है इंटरनेशनल अंडर 19 में, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी हैं और उनके फादर ने भी एक बहुत मुश्किल जिम्मेदारी हमेशा से निभाई है पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने भी एजाज़ हासिल किया है, उनके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। और एक और चीज़ जो है वो हमारे लिए किसी हद तक परेशान कुन है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जो रूट जिन्होंने जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है रन्स के बारे में। तो अब ये देखना है कि जहाँ पर दुनिया भर में इतनी खुशी की खबरें आ रही हैं, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट में किस कदर खुशी की खबरें आती हैं। तो अगेन आई विल से कि जो गुफ्तगू हमने की है आज उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला, क्योंकि डेफिनेटली हमारा शो जो है वो जाता है एक सतह तक, तो उसका फ़ायदा भी पहुंचना चाहिए। इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर। इसी के साथ मुझे और इरफान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।